हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि रीट एग्जाम बहुत नजदीक है। हमें बहुत जल्द ही रीट का एग्जाम देना है। इतने कम समय में हम ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज करें जिससे कि हम इजीली एग्जाम को क्लियर कर सकें। अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो भी एक सुनिश्चित आपकी रणनीति होनी चाहिए कि ऐसे पॉइंट्स आपको अब क्लियर करने हैं जिनसे कि एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर हो सके। और अगर अभी अभी आपने मन बनाया है कि हाँ, मुझे रीट का एग्जाम देना है, रीट के एग्जाम को क्लियर करना है और थर्ड ग्रेड एग्जाम को भी फाइट करना है, तो भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ एक ऐसे बिंदुओं पर फोकस करना होगा, कुछ ऐसी रणनीति अपनानी होगी जिससे कि आप भी एग्जाम क्लियर कर सके। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिसे भी रीट क्लियर करनी है प्लीज एक बार इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर एक बिंदु आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। इन बिंदुओं को अगर आपने फॉलो किया है तो यकीन मानिए आप भी रीट क्लियर कर सकते हैं। मैंने इन्हीं बिंदुओं पर फोकस करते हुए अपनी रीट को क्लियर किया था, तो आप भी ये मौका न गवाएं। रीट 2025 को अगर आपको क्लियर करना है, चाहे आप लेवल 1 से एग्जाम दे रहे हैं या फिर लेवल 2 से एग्जाम दे रहे हैं, आपको कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है और कुछ बिंदुओं को अगर आप फॉलो करते हैं तो इजीली आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमारी रणनीति आखिर क्या होनी चाहिए। तो अगर आप अब देखें तो हमारे पास मात्र 30 दिन शेष है। इन 30 दिनों में से भी अगर हम बात करें तो 25 दिन ही वो है जिसमें हमें पढ़ना है। बचे हुए 5 दिन हमारे पास ऐसे होंगे जो एग्जाम के बहुत नजदीक होंगे। उसमें हम जो पढ़ चुके हैं उसे हम रिवाइज करेंगे, अपने मस्तिष्क को शांत करेंगे, अपने आप को एक एग्जाम देने के लिए कंफर्टेबल करेंगे। एक तरीके से अपने आप को वहां पर हमें बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना है। तो वो 5 दिन हम अलग रखते हैं। तो 25 दिनों में अब हमें क्या करनी है, एक ऐसी रणनीति तैयार करनी है जिससे कि हम इजीली पेपर को क्लियर कर सके। अगर आप L1 से एग्जाम दे रहे हैं, मतलब लेवल 1 से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी हो, और अगर आप लेवल 2 से एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी हो, दोनों को ही क्या करना है, साइकोलॉजी पढ़नी है। और साइकोलॉजी में हमें पता है कि 30 क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। अगर रीट की बात करें तो रीट में साइकोलॉजी का महत्व बहुत अधिक है। अगर आप साइकोलॉजी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी रीट क्लियर हो जाएगी। कैसे कि जो साइकोलॉजी की 5 यूनिट है वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो अगर आप साइकोलॉजी को 5 दिन का टारगेट देते हैं कि मैं 5 दिन पूरी तरह से साइकोलॉजी को देता हूं, मुझे यहाँ पर साइकोलॉजी को 5 दिन देने हैं जिससे कि मैं इसे क्लियर कर सकूं। अब 5 दिन में आपको क्या करना है, एक एक यूनिट को टाइम देना है कि मैं पहले पढ़ लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो समय है वो बहुत कम है, मुझे मिनिमम 8 से 10 घंटे की पढ़ाई तो रोज करनी ही होगी। भाई अब मेरे पास 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई होनी ही चाहिए और प्रत्येक यूनिट को मैं एक दिन दूंगा। अगर मैंने पहले पढ़ा है तो यहाँ पर मैं उस पॉइंट को पूरा रिवाइज कर लूंगा, जो पॉइंट छोड़े थे उन्हें मैं पूरी तरह से तैयार कर लूंगा। और अगर मैंने पहली बार इसे पढ़ा है तो मैं इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ूंगा। जैसे पहली यूनिट है आपकी बाल विकास की। बाल विकास में एक टॉपिक होता है वृद्धि एंड विकास। इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ें। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इन दोनों में अंतर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आती है अवस्थाएं। इसमें एक और पॉइंट है अवस्था का। अवस्था की अगर हम बात करें तो जो लेवल 1 वाले हैं उनके लिए शेषवावस्था व बाल्यावस्था के क्वेश्चन अधिक पूछे जाएंगे, जबकि जो लेवल 2 वाले हैं उनके लिए बाल्यावस्था व साथ ही साथ थोड़े से किशोर अवस्था के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन दोनों के लिए ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है बाल्यावस्था। इसी के साथ आप यहाँ पर जो विकास के प्रकार है उन्हें भी पढ़ें, क्योंकि विकास के प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो रहता है फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात, कि अगर आपके पास पहले से पढ़ा हुआ है तो आप रिवाइज करें, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें। और अगर पहली बार यहाँ पे तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो ये पॉइंट्स तो आपको क्लियर करने ही
होंगे। बात करेंगे दूसरी यूनिट की, तो दूसरी यूनिट है अधिगम की। अधिगम में अधिगम के प्रकार, गेने और थॉर्नडाइक, इन दोनों के रूल्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। इसके बाद सिद्धांत को आपको यहाँ पर महत्व देना ही पड़ेगा। जीन पियाजे के जो सिद्धांत है, जीन पियाजे का जो सिद्धांत है, उस पर से तो एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि स्कीमा क्या है, चाहे यही क्यों ना पूछ लिया जाए, लेकिन जीन पियाजे से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो सिद्धांत आप लोग जरूर पढ़ें, एक बार सरसरी नजर से पूरे सिद्धांत आपको आने चाहिए। पावलोव का ले लीजिए, थॉर्नडाइक का ले लीजिए, स्किनर का ले लीजिए, इन सभी पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग वाला रिवीजन इन पॉइंट्स का जरूर करें, इनके क्वेश्चंस एक बार जरूर देखें। इसके बाद आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपको व्यक्तित्व वगैरह के बारे में पढ़ना है। इसी के साथ देखो वहां पर जो है समानता का टॉपिक है वो आप जरूर पढ़ें। यूनिट 4 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो है बुद्धि। बुद्धि वाले टॉपिक को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बुद्धि से आप मान के चले कि 100% क्वेश्चन आता है। बुद्धि वाला टॉपिक आपको आना ही चाहिए। कितना आईक्यू है, किस आईक्यू के बच्चे को आप कमजोर कहेंगे, किसे आप जो है किसे आप इंटेलिजेंट कहेंगे, और बुद्धि के जो प्रकार हैं वो कैसे हैं, मतलब सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर आने चाहिए। इसी के साथ एक और पॉइंट है संवेगात्मक बुद्धि, उस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज बुद्धि वाला टॉपिक आप जरूर पढ़ लें। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 5th। यूनिट 5th आप लोगों को पूरी आनी चाहिए। यूनिट 5th का तो आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। यूनिट 5th में पहला ही पॉइंट है RTE 2009। यकीन मानिए 2 या 3 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। रीड पेपर में आपको इससे क्वेश्चंस 100% दिया जाता है। इसी के साथ NCF 2005, NCF 2005 पूरा पढ़ लीजिएगा। और एक और पॉइंट इस बार ऐड कर दिया गया है जो कि है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं सिलेबस में उन पर तो 100% वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये NEP 2020 आपको आनी ही चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको आनी ही चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। यकीन मानिए आप इन पॉइंट्स को अगर पढ़ लेते हैं तो एग्जाम के बाद मैं खुद आपसे मिलूंगी, बताऊंगी कि इनमें से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यकीन मानिएगा बहुत अधिक क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं। एक और पॉइंट अब आ जाता है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा हिंदी। हिंदी में आपको क्या करना होगा, 2 भागों में से पढ़ना होगा। 30 नंबर की हिंदी आपसे पूछी जाती है, मतलब लैंग्वेज फर्स्ट आपकी हिंदी है तो 30 नंबर की वो रहेगी, और इसे आप 2 भागों में बांट सकते हैं। 15 आपके हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस रहते हैं और 15 ही आपके शिक्षण विधियों के क्वेश्चंस रहते हैं। इसी तरीके से लैंग्वेज सेकंड अगर आपकी इंग्लिश है या संस्कृत है तो 15 क्वेश्चंस तो किसके रहेंगे, आपके इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक के, और 15 रहेंगे शिक्षण विधियों के। अगर लेवल 1 के हो तो EVS पढ़ रहे हो और मैथ पढ़ रहे हो। 10-10 क्वेश्चंस यहाँ पर शिक्षण विधियों के रहते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि जो शिक्षण विधियां हैं 15, 10, 10, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स की रहती है। तो अगर हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन किसके, शिक्षण विधियों के बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो कितने क्वेश्चंस हो गए, 80 पर आपकी पकड़ है। तो आप क्या कर रहे हो, हिंदी ग्रामर पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, इंग्लिश थोड़ा बहुत हमें आता है, EVS के थोड़े से क्वेश्चन भी अगर हम सही करते हैं तो हम रीड को क्लियर कर रहे हैं। अगर भाई पढ़ा हुआ ही नहीं है, उनकी बात चल रही है कि अगर आप साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों पर भी इस 1 महीने में अपनी पकड़ बना लेते हो और साथ ही साथ जो टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं थोड़े बहुत, उनको अगर आप वहां पर सॉल्व करके आ जाते हो तो आप रीड पात्रता क्लियर कर सकते हो। यकीन मानिएगा, डरिए मत बिल्कुल भी। ये पात्रता एग्जाम है, रीट एक पात्रता एग्जाम है जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। आपको जो 150 क्वेश्चन है वो पूरे अटेंड करके आने हैं। 150 क्वेश्चन जब आप अटेंड करते हैं, आप पूरा पेपर उसमें सॉल्व करते हैं और इन दोनों को भी अगर आप प्रायोरिटी से पढ़ते हुए सॉल्व करते हैं तो 90 क्वेश्चन एटलीस्ट आप सही कर ही देंगे, आपकी रीट पात्रता क्लियर हो सकती है। तो
तो प्लीज अपने आप को इतना प्रेशराइज मत कीजिए, आप अपने आप को इतना टॉर्चर मत कीजिए कि हाँ मैं नहीं कर सकता। आप कर सकते हैं, एक बार हिम्मत दिखाइए, ये 1 महीना जज के पढ़ाई कर लीजिए, इधर उधर मत भागिए कि मैं इससे पूछ लेता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ, मुझे अभी वहां से देखना चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए। अब नहीं, अब आपको खुद ब खुद तैयार करना है। अगर टॉपिक नहीं आ रहा है, मुश्किल है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है, तो जाकर आप उसे यूट्यूब वगैरह से एक बार सुन के तैयार कर लीजिए। अदरवाइज जितना हो सके आपके पास जो भी मटेरियल है, अब उस पर काम कीजिए, उसे तैयार कीजिए और उसे पढ़िए। यहाँ पर हम हिंदी को लेकर बात कर रहे हैं, तो अगर हिंदी के 15 क्वेश्चंस की बात करूं तो संधि समास, ठीक है, इसके बाद क्रिया, वचन, लिंग, ये जो पुरानी आपकी व्याकरण आज इतने दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं, आप छोटी सी क्लास में थे तब से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसी को एक बार आप स्ट्रांगली रिवाइज करना है, पर्यायवाची, लोकोक्तियां वगैरह, तो आप कर सकते हैं। एक अच्छी सी हिंदी व्याकरण की बुक की रीडिंग लगाना स्टार्ट कर दीजिए, उसे भी आप 5 दिन दे दीजिए कि 5 दिन मैं हिंदी और हिंदी के शिक्षण विधियों को देता हूँ। क्लियर है? तो भी आपके अभी भी 10 दिन होते हैं। ये साइकोलॉजी के 5 दिन, 5 दिन हिंदी के, दोनों को मिलाकर भी अगर आप तैयार कर रहे हैं ना, तो 10 दिनों में 2 सब्जेक्ट क्लियर होते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन क्लियर होते हैं, 60 मार्क्स क्लियर होते हैं। इसी के साथ आपकी दूसरी लैंग्वेज है, अगर संस्कृत है तो हिंदी से मिलती जुलती ही रहेगी, और अगर इंग्लिश आपकी है और वो भी आपको लगता है कि मैं अच्छे से कर लूंगा, तो जो भी राइम वगैरह है, जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है, उन्हें आप पहले क्लियर कर लें, ठीक है। वहां से आपको बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी शिक्षण विधियों को भी प्रायोरिटी देते हैं। अब बात पहले हम शिक्षण विधियों को लेकर कर लेते हैं। शिक्षण विधियों को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन है आप लोगों में कि हम शिक्षण विधियां कैसे तैयार करें। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने एक और टॉपिक लिखा है, मापन एंड मूल्यांकन। जो शिक्षण विधियां हैं, इनको सबसे पहले एक सब्जेक्ट की पढ़ें, कि ऐसे नहीं सबको एक साथ पढ़ रहे हैं। आप हिंदी की शिक्षण विधियां पहले स्ट्रांगली तैयार कर ले। आप शिक्षण विधियों को जब तैयार करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर बहुत से साइंटिस्टों के नाम है, कि वो साइंटिस्ट कौन सी शिक्षण विधियां दे रहे हैं, आपको वो पता होनी चाहिए कि ये फोबेल की कौन सी है, मारिया मोंटेसरी की कौन सी है, ये किसने दी है, इसमें क्या होता है, कौन खेल को प्रायोरिटी दे रहा है, कौन बच्चों को कैसे पढ़ाने को कह रहा है। कुल मिलाकर शिक्षण विधियां होती क्या है, पढ़ाने का तरीका होता है कि भाई आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हो, और वक्त वक्त पर साइंटिस्ट ने आकर उस पर बात कही है। तो आपको शिक्षण विधियों का महत्व समझना चाहिए कि शिक्षण विधियां होती है पढ़ाने के लिए। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे प्रैक्टिकल करके किसी को सिखाना है, तो हिंदी में तो प्रैक्टिकल करके नहीं सिखाऊंगी ना, साइंस में प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगी, तो वो शिक्षण विधियां किसकी हो गई, साइंस की हो गई। तो आपको यहाँ पर माइंडली फोकस करना है कि शिक्षण विधियां मैं कैसे तैयार करूं, ठीक है। आप मैथ की कर रहे हो तो कोई मैथ की टर्म से रिलेटेड, जैसे ये प्लस माइनस हो रहा है, तो आपको पहले से आइडिया होना चाहिए कि आप मैथ की बात कर रहे हो। जैसे साइंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये शिक्षण विधियां किसकी है, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि विज्ञान की कौन सी है और मैथ की कौन सी है, तभी तो आप उसमें से सही का टिक मार्क कर पाओगे। तो पहले चार्ट फॉर्म बना लो कि कौन सी शिक्षण विधि किसकी है, और उसे लर्न कर लो डेली में, आपके कई क्वेश्चन उससे सही हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है एक टॉपिक, आप लोगों ने बीएड में लेसन प्लान बनाए हैं, ठीक है, उसमें आप प्रस्तावना, फिर उसका आगे का विवरण वगैरह, फिर उसकी पूरी डिटेल, मतलब एक पूरा लेसन जो प्लान करते थे, जो चार्ट फॉर्म तैयार होती थी, उस पर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा वो चार्ट फॉर्म आपको याद करना है, ठीक है। और उसी में आपका हिस्सा कौन बनता है, मापन एंड मूल्यांकन। ये मापन और मूल्यांकन अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो सबकी शिक्षण विधियां क्लियर हो जाएंगी, सारी शिक्षण विधियां आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो शिक्षण विधियां हैं, पहले एक की क्लियर होनी चाहिए, सबके नाम आपको पता होने चाहिए, मापन मूल्यांकन क्लियर होना चाहिए। मापन मूल्यांकन जो कि साइकोलॉजी का हिस्सा है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो पूरी शिक्षण विधियां आपकी तैयार होती है। तो पहला काम कीजिए साइकोलॉजी को तैयार करना, साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार करना, और उसके बाद शिक्षण विधियां पढ़िए। और शिक्षण विधियों में भी पहले एक को क्लियर कीजिए, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि उसके जैसी ही इसकी है, उसके जैसी ही इसकी है, कुछ एक परिवर्तन के साथ। देखो सब्जेक्ट बदलता है तो परिवर्तन तो होगा, लेकिन आपको वहां पर उनको प्रायोरिटी के साथ पढ़कर तैयार करना है। फिर जब 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट तैयार हो गए, साइकोलॉजी हो गई, शिक्षण विधियां हो गई, तो अब वापस रिटर्न आओ,
हिंदी जो भी आपको रीडिंग रोज की लगानी है प्राय बच्चे वगैरह की, तो वो आप देखते रहें। इंग्लिश के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह पढ़ने हैं, वो आप देख लें। 5-5 दिन का भी अगर आप इनको टारगेट देते हैं तो 25 दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो भी आपको रिवाइज करना था, वो सब कुछ तैयार हो जाएगा। अगर आप ईवीएस के हैं तो आपको बहुत अच्छे से ईवीएस और मैथ को तैयार करना है। मैथ अगर आपको नहीं आ रही है तो पुराने जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर पकड़ बनाइएगा। मैं कहूँ तो यहाँ पर आकृतियों को महत्व दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपको रेखाओं वाला पूछा जाएगा, एक कोणों के बारे में पूछा जाएगा, एक यहाँ पर जो ये कोण निकालने का जो क्वेश्चन होता है वो रहने वाला है। इसी तरीके से मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं, जैसे वृत्त के क्वेश्चन रहेंगे, आयत के क्वेश्चंस है, त्रिभुज के क्वेश्चंस है, वर्ग के क्वेश्चंस है, मतलब आकृति क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। तो रीट के लिए अगर आपको मैथ तैयार करनी है तो ये आकृति वाला पोर्शन तैयार कर लीजिए, इससे भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इसी के साथ देखिएगा, अगर आप लेवल सेकंड के हैं, यहाँ तक तो सब में कॉमन था, अगर आप लेवल सेकंड के हैं तो साइंस तैयार कर रहे हैं, तो साइंस में आपको पहले तो 8 तक, साइंस में भी मोस्ट इंपोर्टेंट बताना चाहूं तो आप रोग तैयार करें। आपको सारे रोग आने चाहिए, सारे तंत्र आने चाहिए, पाचन तंत्र वगैरह, इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की आप लिस्ट बना सकते हैं। रोग से 100% क्वेश्चन है, बल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, गति से पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपके यहाँ पर ध्वनि से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपने पनडुब्बियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है वो पूछा जाएगा, और पाचन तंत्र वगैरह तंत्र जितने भी हैं वो सारे आप तैयार कर लें। हृदय से क्वेश्चन पूछा जाता है, हृदय तंत्र का पूरा आपको डिटेल से पता होना चाहिए। तो कुल मिलाकर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने होंगे। और अब बात कर लेते हैं हम एसएससी वालों की। तो एसएससी वालों के लिए इतना है कि आप अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ बना के रखें। एसएससी वालों के लिए जो 1 लाइनर एसएससी की बुक आ रही है उन्हें आप जरूर तैयार कर लें, जिससे कि आपके छोटे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। एक काम आप और करें कि लास्ट टाइम में जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स हो चुके हैं उन्हें जरूर एक बार आप अच्छे से तैयार कर ले, ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से मुझे क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। आप 25 दिन अपना समर्पण देखिए, आपकी रीड जरूर क्लियर होगी। आप ये सभी बिंदु अगर फॉलो कर लेते हैं तो आप रीड को निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ आई होंगी, और मैं भी कोशिश करूंगी कि आपकी मदद कर सकूं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको मैं खुद बता सकूं। अगर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी आपको सजेस्ट किए हैं उन सभी की क्लासेस इस 1 महीने में मैं भी आपको प्रोवाइड करवा सकूं। ऑल द बेस्ट।